हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के प्रश्न के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंटेंस्ट पेडागोजी टोटल मिला के प्रश्न है, और ये स्पेशली साइंस और मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। तो इसमें पहला क्या है, मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार, टाइफाइड। दूसरा है छोटी माता, तानिका शोथ और तपेदिक। तीसरा है तपेदिक, न्यूमोनिया और मियादी बुखार। चौथा है छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो इसमें जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह इसमें पहचाना है। तो ये तीसरा इसमें होगा, तपेदिक, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न की तरफ आते हैं इसमें कि नीचे दिए गए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड पर विचार कीजिए, जिनमें सूची फर्स्ट में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन वर्गों के नाम दिए गए हैं जिनसे वे संबंधित हैं। तो इसमें दिया है एस्परजिलस दिया है, पहला ए वाला। तो ये किस वर्ग से संबंधित रखता है? एम्फरजिलस जो होता है किस वर्ग से संबंध रखता है? वह होता है कवक है। एम्फरजिलस क्या है? कवक है। यानी पहले ए का कौन सा कुड सही होगा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो है वह क्या है? लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, यानी इसके लिए कौन सा सही होगा? सेकेंड वाला। सी जो है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम है, तो ये क्या है? एक तरह का विषाणु है, यानी कौन सा इसके लिए सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। और स्पाइरोगाइदा जो है वो शैवाल है, यानी इसके लिए कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा। तीसरे से कूट मिलाएंगे तो दूसरा का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा प्रश्न इसमें आते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? पहला ए, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। बी वाला है, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। सी है, शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य कथन इसमें पहचाना है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? वो शिराएं दीवारों में पतली होती हैं और शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो ये दो सही इसमें है, तो यानी बी से, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीसरा का पहला। नेक्स्ट आते हैं, चौथा है, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षाक्ष मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? पहला है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षास के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। चौथा है, मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कथन सेलुलोज के बारे में कौन सा सही कथन है, ये पहचाना हम लोगों को। तो पहला इसमें सही है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, यानी चौथा का पहला विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। श्रोणि संधि, बद्ध संधि, कंदुक खलिका संधि, हिज संधि। तो सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ है, वह किस संधि का उदाहरण है? वह है बद्ध संधि, यानी फिक्स्ड जॉइंट का है, यानी पांचवा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, छठवां, सही कथनों को पहचानिए। पहला दिया स्टेटमेंट कि धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है।
दूसरा, जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। तीसरा, खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। चौथा, वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें से सही कथनों को पहचानना है। तो सही कथन कौन होगा कि केवल इसमें चौथा सही कथन है, यानी छठवां का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा, केवल चौथा। सातवां था, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर। दूसरा, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर। तीसरा, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। चौथा, संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर। विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, किस पर देना चाहिए? प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, यानी 7 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानिए। पहला है, अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना होगा? दूसरा, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर है? तीसरा, सांप और घोंघे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों? चौथा है, विभिन्न जड़ों की अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मुक्त अंत वाला है, उसको पहचानना है इसमें। तो फ्री एंड वाला जो क्वेश्चन है तो वो है इसमें केवल फर्स्ट वाला ही होगा। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां न हो तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यानी 8 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 9वां, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ी मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त को शामिल करने की क्या सार्थकता है? पहला है, विज्ञान में ऐतिहासिक परिपेक्ष का विकास एवं विचारों का विकास करना। दूसरा, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांग को उत्पन्न करते हैं। तीसरा, विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। चौथा, ऐसे घटना वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आसान और सरल बनते हैं। इसमें इसको शामिल करने की सार्थकता क्या होनी चाहिए? वह होनी चाहिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सार्थकता होनी चाहिए, यानी कौन सा विकल्प इसका सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, 9 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं, 10वां, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके विचारों की उपेक्षा करें। दूसरा, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें। तीसरा, अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटें। चौथा है, शिक्षार्थियों को बताएं कि उनके विचार गलत और उन्हें सही विचार पढ़ाएं। तो इसमें 10 का विकल्प सही कौन होगा? दूसरा सही होगा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करें, यानी 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। अब नेक्स्ट आते हैं, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करते हैं? पहला, शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। तीसरा, शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। चौथा, शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करता है। पहला इसमें केवल दूसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, पहला और तीसरा।
तो इसमें कौन सा अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है, कौन कौन वाक्य सम्मिलित उसमें होगा? तो उसमें होगा दूसरा और कौन? चौथा। दूसरा और चौथा सम्मिलित होगा, यानी इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? 11 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12। सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला, यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है, वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। तीसरा, यह विद्यार्थियों को प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। चौथा, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। इसमें कौन सा उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य क्या हो सकता है भ्रमण का? इसमें से पहचानना है। तो इसका उद्देश्य ये विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है, ये भी होगा। उन्हें प्रोजेक्ट दत्त गठनात्मक आकलन के लिए देता है, ये भी सही होगा। यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है, ये भी सही होगा। यह शिक्षण को समय बचाता है, ये सही नहीं होगा। यानी कौन सा तीन, शुरू के तीन सही होगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 12 का नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? पहला, जांच सूची चेकलिस्ट। दूसरा, अवधारणा प्रतिचित्रण। तीसरा, कागज पेंसिल परीक्षा। चौथा, प्रयोग अभिलेख। तो कौन सा प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के सबसे उचित है, सबसे अधिक उचित है? तो वह होता है प्रयोग अभिलेख विधि, यानी 13 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए क्या होता है, इस गतिविधि के संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है। पहला, अवलोकन प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता। दूसरा, केवल अवलोकन केवल प्रयोग करना। चौथा, अवलोकन प्रयोग एवं संप्रेषण। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में कौन सा कौशल विकसित होता है या विकसित कौशल है? वह है अवलोकन प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता, यानी कौन सा सही होगा? 14 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक न हो। पहला, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। दूसरा, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। तीसरा, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा। चौथा, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अनंतिम माना जाता है। तो विज्ञान की प्रकृति के संबंध में इसमें कथन को पहचान करना है जो ठीक हो। तो इसमें क्या होगा? चौथा इसमें ठीक है, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। 16 आते हैं, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए उचित है? पहला, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना। तीसरा, ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। चौथा, विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें कौन सा सही होगा ऊर्जा संरक्षण विषय के लिए? वह इसमें क्या होगा? दूसरा होगा और तीसरा और कौन होगा? चौथा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? इस तरह से तीसरा, ये तीनों इसमें सम्मिलित रहेंगे ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो 16 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 17, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं मंगल और बृहस्पति, बुध और शनि, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो सही उत्तर इसमें देंगे? तो बुध और शनि ये उपयुक्त है, ये ग्रह है। 17 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 सल्फर, एल्युमिनियम और लौह
के गलनांक 113, 666 तथा 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? केवल Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। एल्युमिनियम तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। Fe, यश तथा Al 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। केवल सल्फर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। इसमें कौन सा कथन सही होगा इनके गलनांक के आधार पर? तो वो होगा कि ये एल्युमिनियम तथा Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है, यानी 18 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 आते हैं, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी भी का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है और जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो कौन सी घटना इसमें होगी? R का मान, जब प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 19 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन इसमें दिया है, डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड दोनों गलत हैं। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 2 सही है किंतु कथन फर्स्ट गलत है। कथन फर्स्ट तथा कथन सेकेंड दोनों सही है। इसमें कौन सा होगा विकल्प इसका? कि दोनों कथन इसमें सही हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड, यानी 20 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 21 आते हैं, भारत के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? उदयपुर, बद्रीनाथ, पुरी, अमृतसर। तो चक्रवातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र क्या है? पुरी है, यानी 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न। हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? संवहन, विकिरण, विसरण, संचालन। ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संवहन कहलाती है, यानी 22 का पहला ऑप्शन सही हो जाए। 23 है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में लिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला, इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। तो इसमें 23 का पहला ही विकल्प सही होगा। संतुलन की अवस्था में, स्थिर अवस्था में संतुलित बल का जोड़ा कार्य करता है, यानी 23 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला दिया है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो दोनों कथन के बारे में इसमें पहचानना है। तो कौन सा होगा कि ये जो दोनों कथन हैं दोनों सत्य हैं, यानी इस तरह से 24 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। 25 है, स्थिर अवस्था में द्रव केवल नीचे की दिशा में दाब डालता है। दूसरा, केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तीसरा, सभी दिशाओं में दबाव डालता है। चौथा, केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है। तो इसका कौन सा होगा? सभी दिशाओं में दबाव डालता है, यानी 25 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26, एक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये गलत है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनती है, ये सही है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये सही है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये सही है। यानी इसके लिए देखेंगे मिला के तो कौन सा सही होगा? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से पहला विकल्प सही हो जाएगा। 27 निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय है सिवाय किसके? भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गीगांडा, युग्मनज। तो इसमें से देखेंगे तो कौन होगा? ये भ्रूण के अलावा जितने भी सब एक कोशिकीय है, यानी 27 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न की ओर।
दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। दूसरा, सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। तीसरा, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में से पहचानना है कि उचित विकल्प का चयन इसमें करना है अपने दैनिक जीवन में उपयोग का। तो ये इसमें क्या होगा कि जो सेकेंड वाला है वह भौतिक परिवर्तन है और सभी इसमें और परिवर्तन उसे मैच नहीं कर रहा है। तो ये 28 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला है कि सेकेंड वाला जो भौतिक परिवर्तन है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का तीसरा, ये सभी रासायनिक परिवर्तन, यानी 28 का तीसरा होगा। सबके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो 28 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 29 आते, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस में डालने पर यह परीक्षण करेगा। कैसा परीक्षण करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का रिबन है, जब उसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। जब क्षारीय होता है तो वो क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी इस तरह से 29 का कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। 29 का चौथा। तीसरा आते हैं, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। पहला, तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है। तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण को चुनिए। इसमें सही कारण क्या होगा? केवल दूसरा होगा कि तांबा जस्ते से कम क्रियाशील है, यानी 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला जुला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सीटेट सेकेंड पेपर के लिए, यानी साइंस और मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।